मतलब एक तिमाही में मुनाफे में सीधा 448% का उछाल। जब किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में कोई ऐसा नंबर दिखता है ना, तो पहली नज़र में यही लगता है कि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। हाँ बिल्कुल। और वो भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री में, जो मतलब आमतौर पे अपनी बहुत ही धीमी और एक स्थिर चाल के लिए जानी जाती है। वहां इस तरह का रॉकेट की तरह उड़ना किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। एकदम सही कहा। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम न्यूलैंड लैबोरेटरीज के वित्त वर्ष 2026 के वित्तीय आंकड़ों और उनकी अर्निंग कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट को खंगालने वाले हैं, क्योंकि स्क्रीनर के डेटा को देखने के बाद जो कहानी सामने आ रही है ना, वो किसी भी आम फार्मा कंपनी से बहुत अलग है। जी बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारी भरकम मुनाफा केवल एक बुलबुला है, या फिर पेप्टाइड्स बाजार में जो आने वाले 18% के महा उछाल की बात हो रही है, उसका ये सिर्फ एक ट्रेलर है? यही तो हमारा आज का मिशन है। तो चलिए सीधा डेटा पर आते हैं। मैं जब FY26 के आंकड़े देख रही थी, तो कुल आय 2053 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मतलब पिछले साल से 37% से भी ज्यादा की ठोस वृद्धि। रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन जो असली हैरान करने वाला आंकड़ा है, वो है चौथी तिमाही यानी Q4 का मार्जिन। एबिटा मार्जिन सीधा 40.5% पर पहुंच गया। मतलब जो लोग इस टर्म से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से जो भी 100 रुपए कमा रही है, उसमें से सीधे 40 रुपए का मुनाफा निकाल रही है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसके पीछे जिस मुख्य वित्तीय तंत्र ने काम किया है ना, उसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। अच्छा। इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे कि कारखानों का किराया हो गया, भारी मशीनों का मेंटेनेंस हो गया, या फिर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की तय सैलरी हो गई। हाँ, वो खर्चे तो हर महीने होने ही है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब आय एक ब्रेक इवन बिंदु को पार कर जाती है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट तो वहीं स्थिर रहती है। उसके बाद आने वाला हर नया ऑर्डर, मतलब हर नया रुपया, लगभग सीधे कंपनी के मुनाफे वाले खाते में जुड़ जाता है। चौथी तिमाही में न्यूलैंड के पास जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, या जिन्हें हम CMS कहते हैं, उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी एक साथ आ गई। तो इसी ने ऑपरेटिंग लेवरेज को ट्रिगर कर दिया। ये तो बिल्कुल एक हवाई जहाज के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचने जैसा हो गया है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब रनवे से उड़ान भरते समय इंजन सबसे ज्यादा ईंधन खर्च करता है, लेकिन एक बार 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाए तो हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है। वहां गति भी एकदम फुल होती है और ईंधन की खपत भी सबसे कम। बिल्कुल ऐसा ही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्या कोई भी कंपनी हमेशा इसी ऊंचाई पर उड़ सकती है? मतलब क्या ये 40% का मार्जिन अब इनका नया नॉर्मल बन गया है? नहीं, यहाँ यार हमें डेटा को थोड़ा भावनाओं से अलग करके देखना होगा। अगर हम अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट का गहराई से विश्लेषण करें, तो मैनेजमेंट खुद इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है। उन्होंने खुद माना है कि उनका व्यवसाय स्वभाव से लंपी है। लंपी यानी आय ऊपर नीचे होती रहती है। जी, इसका मतलब है कि आय हर तिमाही में एक समान नहीं रहती। 40% का ये जो असाधारण मार्जिन दिखाएं, वो मुख्य रूप से CMS प्रोजेक्ट्स की एक साथ डिलीवरी और रुपए की विनिमय दर में आई कमजोरी के कारण हुआ है। अच्छा, जरा इस विनिमय दर वाले पॉइंट को थोड़ा और खोलते हैं। क्या करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना सीधे इनके मुनाफे को बढ़ा रहा था? 100%। मैनेजमेंट ने कॉल में खुद बताया है कि एक्सचेंज रेट में जो बदलाव आए, उससे उन्हें मार्जिन में लगभग 10 से 12% का अतिरिक्त फायदा मिला। चूंकि उनका ज्यादातर रेवेन्यू विदेशी मुद्रा में आता है, तो जब रुपया कमजोर होता है तो उन्हें उसी डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं घर पर। हाँ, ये तो एक बाहरी फैक्टर हो गया जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। एकदम सही। ऐतिहासिक रूप से देखें तो उनके मार्जिन का जो मानक रहा है वो 15% से 23% के बीच ही रहा है। इसलिए भविष्य की कमाई का अनुमान लगाते समय इस 40% मार्जिन को एक स्थायी आधार मानने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत ही अहम चेतावनी है। अगर ये Q4 का मार्जिन हमेशा रहने वाला मानक नहीं है, तो फिर वो कौन सा इंजन है जो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएगा? और यहीं पर मुझे लगता है ये पूरी कहानी पेप्टाइड्स की क्रांति की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल, वही इनका असली ग्रोथ इंजन है। मैंने जो बाजार के अनुमान पढ़े हैं, उसके हिसाब से ग्लोबल पेप्टाइड API बाजार 2025 में $6 बिलियन का आंका जा रहा है और 2030 तक इसके $14 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब ये लगभग 18.5% का CAGR है।
और फार्मा उद्योग जैसे परिपक्व और धीमे सेक्टर में 18% की लगातार वृद्धि, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस ग्रोथ के पीछे का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ पेटेंट खत्म होने का नतीजा है? पेटेंट खत्म होना एक कारण जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है ना, वो है GLP-1 दवाओं की भारी मांग। ये दवाएं मूल रूप से डायबिटीज के लिए बनी थी, लेकिन हाल ही में वजन घटाने के उपचार में यानी ओबेसिटी मैनेजमेंट में इन्होंने जो अभूतपूर्व सफलता लिखाई है, उसने पूरी दुनिया के फार्मा बाजार को हिलाकर रख दिया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। इनकी मांग तो सप्लाई से कहीं ज्यादा चल रही है। बिल्कुल, और साथ ही कई पुराने पेप्टाइड्स के पेटेंट भी अब समाप्त हो रहे हैं। इससे जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है और बाजार में वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुककर इसके विज्ञान वाले हिस्से को समझते हैं। मतलब पेप्टाइड्स तो बेसिकली अमीनो एसिड की लंबी चेन्स ही होती हैं ना, जैसे प्रोटीन के छोटे भाई। तो आज के समय में जब बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, तो क्या दुनिया की बाकी बड़ी फार्मा कंपनियां इन्हें फर्मेंटेशन के जरिए बड़े टैंकों में खुद नहीं बना सकती? न्यूलैंड के सिंथेटिक प्रोसेस में ऐसा क्या जादू है कि कस्टमर सीधा इनके पास आ रहे हैं? ये सवाल ना इस पूरी रणनीति के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, बायोलॉजिकल तरीके से अमीनो एसिड की चेन बनाना मुमकिन है, लेकिन पेप्टाइड्स बहुत ही नाजुक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब एक लंबी चेन बनती है तो उसे एक खास 3D आकार में मुड़ना होता है, जिसे फोल्डिंग कहते हैं, ताकि वो शरीर में सही से काम कर सके। अच्छा, तो क्या फर्मेंटेशन में ये फोल्डिंग गलत हो जाती है? जी हाँ, फर्मेंटेशन के दौरान अक्सर ये चेन्स गलत तरीके से मुड़ जाती हैं, और गलत फोल्डिंग का सीधा सा मतलब है अशुद्धियों का पैदा होना। अब क्लिनिकल ट्रायल और अमेरिकन FDA के मानकों की बात करें तो वहां अशुद्धियों के लिए टॉलरेंस लगभग 0 होती है। मतलब बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन को बहुत बड़े पैमाने पर, और वो भी बिल्कुल एक जैसी शुद्धता के साथ रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। उसे कंट्रोल करना और मीट्रिक टन के पैमाने पर बिल्कुल प्योर पेप्टाइड बनाना एक दुस्वप्न जैसा है। और यहीं पर न्यूलैंड की जो सिंथेटिक प्रोसेस केमिस्ट्री की विशेषज्ञता है, वो उन्हें पूरे बाजार से अलग खड़ा कर देती है। तो ये सिंथेटिक तरीके से कैसे करते हैं? उन्होंने पिछले 16-18 सालों से रासायनिक तरीकों से पेप्टाइड्स बनाने में महारत हासिल की है। वो पूरी चेन एक साथ नहीं बनाते, बल्कि पेप्टाइड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं और फिर उन्हें अत्यधिक नियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए जोड़ देते हैं। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और यही तकनीक उन्हें 99% से अधिक शुद्धता के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता देती है। इस स्तर की विशेषज्ञता को कोई भी नया प्रतिद्वंदी सिर्फ रातों रात पैसा फेंक कर खड़ी नहीं कर सकता। ये उनकी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव मोट है। समझ गई। ये अनुभव और तकनीक की एक ऐसी खाई है जिसे पार करना आसान नहीं है। लेकिन जब सामने 18% की बाजार वृद्धि का इतना बड़ा अवसर खड़ा हो, तो सिर्फ तकनीक से तो काम नहीं चलेगा ना। उसे पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और यहीं पर मुझे फाइनेंशियल डेटा में एक बहुत ही भारी भरकम एंट्री दिखाई दी, 397 करोड़ रुपए का कैपेक्स। मतलब FY26 में कंपनी ने बुनियादी ढांचे पर बहुत तगड़ा निवेश किया है। और सच कहूं तो इस कैपेक्स ने कंपनी के वित्तीय विवरणों में अल्पावधि के लिए एक बड़ा तूफान भी खड़ा कर दिया है। इसका सबसे सीधा असर उनके फ्री कैश फ्लो पर पड़ा है। हाँ, डेटा तो यही दिखा रहा है। FY26 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो नकारात्मक हो गया, -49.4 करोड़ रुपए। अब किसी भी आम विश्लेषण में नेगेटिव कैश फ्लो शब्द ही डराने के लिए काफी होता है। सही बात है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत बढ़िया और मुनाफे में चल रहा रेस्टोरेंट अचानक से अपनी रसोई को तोड़कर उसे 4 गुना बड़ा करने लगे। उस समय तो सारा कमाया हुआ पैसा और शायद बैंक का लोन भी उस कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि अरे, इनका कैश फ्लो तो माइनस में, शायद बिजनेस डूब रहा है। लेकिन हकीकत में वही नई और आधुनिक अत्याधुनिक रसोई लंबी अवधि में उस रेस्टोरेंट को बहुत बड़े ऑर्डर्स और मिशेलिन स्टार दिला सकती है। फार्मा CDMO व्यवसाय में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। तो हम इस 397 करोड़ के निवेश को एक ढांचागत कमजोरी न मानकर भविष्य की तैयारी माने। इसे 100% इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ये कैश फ्लो का माइनस में जाना उनके खराब प्रदर्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि भविष्य के CDMO पाइपलाइन को संभालने की तैयारी है। 18% की बाजार वृद्धि का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास उसे बनाने की जगह हो। हाँ, बिना कैपेसिटी के तो वो ऑर्डर्स वापस चले जाएंगे। बिल्कुल।
और इस कैपेक्स का एक बड़ा हिस्सा 1,40,000 वर्ग फुट के नए R&D सेंटर को बनाने में गया है। इस सेंटर में अब 434 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मतलब केवल मशीनों पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी निवेश हो रहा है। मैंने ये भी पढ़ा कि कंपनी के पास 75 सक्रिय USDMF है और अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि US FDA के इंस्पेक्शंस में उन्हें 0 आपत्तियां मिली हैं, 0 ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत बड़ी बात है। फार्मा उद्योग में इसे एक गोल्ड मेडल जीतने जैसा माना जाता है और यही अनुपालन उनकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की सबसे मजबूत कड़ी है। वो कैसे? देखिए, जब आप 434 वैज्ञानिकों की टीम, अत्याधुनिक R&D सेंटर और FDA का 0 ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, इन सबको एक साथ मिलाते हैं तो कंपनी केवल एक वेंडर नहीं रह जाती। वो बड़े इनोवेटर ग्राहकों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनर बन जाती है। कोई भी ग्लोबल फार्मा कंपनी जब अपने करोड़ों डॉलर के फॉर्मूले को बनाने के लिए किसी को ढूंढती है तो वो सबसे सस्ता विकल्प नहीं खोजती। वो ये देखती है कि क्या ये कंपनी FDA की सख्त नजरों से बिना किसी दाग के गुजर सकती है या नहीं। ट्रस्ट और रिलायबिलिटी सबसे ऊपर है। लेकिन देखिए, हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती। इतना भारी कैपेक्स, शानदार एबिटा मार्जिन और पेप्टाइड्स का भविष्य, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी आंकड़ों में कुछ बहुत ही स्पष्ट रेड फ्लैग्स भी मौजूद हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, रिस्क को इग्नोर करना तो बेवकूफी होगी। सबसे पहली और बड़ी झंडी जो मुझे दिखी वो है उच्च ग्राहक एकाग्रता, हाई कस्टमर कंसंट्रेशन और एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भरता। ये एक बहुत ही वास्तविक जोखिम है। न्यूलैंड का रेवेन्यू 80 से अधिक देशों से आता है। इसका मतलब है कि उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ निर्यात से है। 90%? मतलब वो वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन के संकट के प्रति पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रिस्क तो करेंसी के उतार चढ़ाव का है, जिसका फायदा उन्हें अभी मिला है लेकिन कल को नुकसान भी हो सकता है। और अगर कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 10 ग्राहक ही इस कंपनी के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आते हैं। अगर बिजनेस का 90% पैसा बाहर से आता है और वो भी कुछ ही बड़े ग्राहकों की मुट्ठी में है, तो क्या ये एक बारूद के ढेर पर बैठने जैसा नहीं है? डर तो लगता ही है ये सोचकर। मान लीजिए किसी प्रमुख ग्राहक का किसी दूसरी कंपनी द्वारा अधिग्रहण हो जाता है। अर्निंग कॉल में ही एस्पेरियन और आर्किमेड के विलय का उदाहरण सामने आया था, तो क्या ये शानदार मार्जिन रातों रात खत्म नहीं हो जाएगा? ये चिंता जायज है। फार्मा इंडस्ट्री में खासतौर पर इनोवेटर्स और बायोटेक स्टार्टअप्स के बीच M&A बहुत आम बात है। बड़ी दवा कंपनियां अक्सर नए फॉर्मूले के लिए छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं। लेकिन अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने जो बात कही वो इस इंडस्ट्री की असलियत बताती है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि जब कोई बड़ी फार्मा कंपनी किसी छोटी बायोटेक को खरीदती है तो उनका मेन टारगेट उस दवा को जल्द से जल्द बाजार में उतारकर मुनाफा कमाना होता है। उनका ध्यान मार्केटिंग और सेल्स पर होता है, न कि ये देखने पर कि उसे कौन सी फैक्ट्री बना रही है। अच्छा, मतलब वो रातों रात सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। अगर मौजूदा CDMO सही गुणवत्ता और FDA मानकों के साथ दवा दे रहा है तो नई मालिकाना कंपनी सप्लायर को बदलने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। नई मंजूरियां लेना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, सेंस बनता है इस बात का। हालांकि ये भी सच है कि हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर किसी एक बड़े ग्राहक के प्रोडक्ट की मांग अचानक गिरती है तो इसका सीधा असर न्यूलैंड की अगली तिमाही पर दिखेगा। इसीलिए उनका बिजनेस लंपी रहता है। और इसी तेजी से स्केलिंग का एक और साइड इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में दिखा, वर्किंग कैपिटल का भारी दबाव। डेटा के अनुसार वर्किंग कैपिटल बढ़कर 773 करोड़ रुपए हो गया है। ये करीब 137 दिन के चक्र के बराबर है। मतलब कच्चा माल खरीदने से लेकर कैश वापस हाथ में आने तक लगभग 4.5 महीने का समय लग रहा है। ये तेजी से विस्तार करते व्यवसाय का एक क्लासिक लक्षण है। देखिए, जब आप 18% CAGR वाले बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हैं तो आपको कच्चा माल भी भारी मात्रा में अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। खास तौर पर आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में, जहां लाल सागर या किसी और रूट में कोई भी समस्या सप्लाई चेन को महीनों तक रोक सकती है। एकदम सही। इसीलिए कंपनियां अब जस्ट इन टाइम मॉडल से हटकर जस्ट इन केस मॉडल पर काम कर रही हैं। मतलब एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखना ताकि काम ना रुके। हाँ, ये सुरक्षा तो देता है लेकिन वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी पर बहुत भारी दबाव डालता है। कागजों पर दिख रहे मुनाफे को बैंक खाते में कैश में बदलने के लिए मैनेजमेंट को इस इन्वेंट्री साइकिल पर बहुत कड़ी नजर रखनी होगी। तो अब तस्वीर काफी साफ हो रही है। एक तरफ शानदार मार्जिन है,
पेप्टाइड्स का स्वर्णिम भविष्य है और दूसरी तरफ भारी कैपेक्स का बोझ, नेगेटिव कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल का दबाव और एकाधिकार के जोखिम है। इन सारे विरोधाभासों के बीच शेयर बाजार इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कर रहा है? वो आंकड़ा तो और भी दिलचस्प है। हाँ, स्क्रीनर का डेटा दिखाता है कि शेयर वर्तमान में अपनी बुक वैल्यू के 12.8 गुना पर ट्रेड कर रहा है। 12.8x बुक वैल्यू इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखा जाए तो क्या ये स्टॉक उन प्रोजेक्ट्स की उम्मीदों की कीमत आज ही नहीं वसूल रहा है जो अभी तक पूरी तरह से हकीकत में भी नहीं बदले हैं? बहुत महंगा या एक बुलबुले जैसा ही लगेगा, लेकिन वित्तीय बाजारों का नेचर ये है कि वो हमेशा वर्तमान के पीछे नहीं भागते। वो भविष्य की संभावनाओं को आज के भाव में डिस्काउंट करते हैं। तो इस भारी प्रीमियम को हम जस्टिफाई कैसे करें? इसके लिए हमें पूंजी दक्षता के सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक की ओर देखना होगा, ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, डेटा दिखाता है कि कंपनी का ROCE लगभग 27% है। मतलब व्यवसाय में लगाई गई कुल पूंजी पर कंपनी 27% रिटर्न जनरेट कर रही है। और यही 27% का आंकड़ा इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसकी अहमियत तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना इंडस्ट्री के बाकी दिग्गजों से करते हैं, जैसे कि सन फार्मा। हाँ, सन फार्मा का ROCE लगभग 20.5% है, डिविस लैब्स का करीब 22% और सिप्ला का लगभग 15.5% है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां भारी मशीनरी और रिसर्च पर पैसा फंसा रहता है। ऐसे उद्योग में वो भी एक नेट कैश यानी कर्ज मुक्त बैलेंस शीट के साथ 27% का रिटर्न देना, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक चुंबक का काम करता है। मतलब न्यूलैंड अपने व्यवसाय में लगाए गए हर एक रुपए पर अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से मुनाफा निकाल रहा है। बिल्कुल, और यही वो मीट्रिक है जो स्मार्ट मनी यानी DII और FII को इसकी तरफ खींच रहा है। मैंने देखा कि DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी में भारी इजाफा किया है। FY24 में जहां उनकी हिस्सेदारी मात्र 6.5% थी, वो FY26 में बढ़कर 15.84% हो गई है और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी लगभग 20% के आसपास मजबूती से बनाए रखी है। ये जो पूंजी का प्रवाह है ना, ये बहुत कुछ कहता है। जब म्यूचुअल फंड्स इतना बड़ा दांव लगाते हैं तो वो केवल एक तिमाही के 40% मार्जिन को देखकर नहीं आते। तो वो क्या देख रहे हैं? वो असल में न्यूलैंड की उस 18% पेप्टाइड ग्रोथ और भविष्य की पूरी CDMO पाइपलाइन पर अपना दांव लगा रहे हैं। आम निवेशक जहां 397 करोड़ रुपए के कैपेक्स को आज का नेगेटिव कैश फ्लो मानकर घबरा जाता है, वहीं संस्थागत निवेशक इसे कल का एक सस्टेनेबल मोट मानते हैं। मतलब उन्हें पता है कि जब मांग बढ़ेगी तो न्यूलैंड तैयार खड़ा होगा। हाँ, वो जानते हैं कि जब 2027 या 28 में पेप्टाइड की मांग अपने चरम पर होगी, तब तक न्यूलैंड का नया R&D सेंटर और कैपेसिटी पूरी तरह से तैयार होगी। वो इस अल्पकालिक अस्थिरता से नहीं घबरा रहे हैं, बल्कि इस कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को खरीद रहे हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो बाजार और बड़े निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि न्यूलैंड अपने इस रणनीतिक प्लान को बिना किसी बड़ी रुकावट के एग्जीक्यूट कर लेगा। वो परफेक्शन की कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल, परफेक्शन की कीमत। लेकिन जैसा कि होता है, जब आप इतनी ऊंची कीमत चुका रहे हो तो गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। अगर कल को सप्लाई चेन में कोई बड़ी अड़चन आती है या कोई प्रमुख ग्राहक अपना प्रोजेक्ट डिले कर देता है, तो इस 12.8x वैल्यूएशन वाले शेयर में जो गिरावट आएगी वो भी उतनी ही तेज और दर्दनाक होगी। इस रिस्क से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। हाई वैल्यूएशन हमेशा एक दोधारी तलवार होती है। ये भविष्य की सफलता को रिवॉर्ड भी करती है, लेकिन छोटी सी चूक पर भारी सजा भी देती है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज और रुपए की कमजोरी ने मुनाफे को 40% के अप्रत्याशित स्तर पर पहुंचा दिया, जो कि स्थायी नहीं है। हमने ये भी समझा कि पेप्टाइड्स बाजार की 18% ग्रोथ और न्यूलैंड की 16 साल की सिंथेटिक केमिस्ट्री की विशेषज्ञता उन्हें बाकियों से अलग कैसे करती है। और हमने कैपेक्स और रिस्क वाली पहलुओं को भी डिटेल में कवर किया। जी हाँ, कि कैसे नेगेटिव फ्री कैश फ्लो और कैपेक्स असल में भविष्य की बुनियाद है और कैसे कस्टमर कंसंट्रेशन एक बड़ा रिस्क है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बिल्कुल नई लेकिन बहुत ही विचारोत्तेजक बात पर गौर करना चाहूंगी, जो ट्रांसक्रिप्ट के आखिरी पन्नों से उभर कर आई। अच्छा, वो क्या है? देखिए, फार्मा उद्योग में आजकल तेजी से चर्चा ADCs की ओर
यानी एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स और हाइब्रिड मोडालिटी की। ये भविष्य की वो स्मार्ट दवाएं हैं जो सीधे कैंसर जैसी बीमारियों की कोशिकाओं को सटीक निशाना बनाती हैं, बिना स्वार्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये तो कैंसर ट्रीटमेंट का फ्यूचर माना जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या न्यूलैंड जैसी कंपनी, जिसने अमीनो एसिड की लंबी चेनों को जोड़कर जटिल पेप्टाइड्स बनाने में इतनी महारत हासिल कर ली है, आने वाले दशक में अपने इसी रासायनिक ज्ञान का इस्तेमाल ADCS के लिए लिंकर्स बनाने में कर सकती है? ये एक बहुत ही शानदार एंगल है सोचने के लिए। क्या 18% की वृद्धि दर वाला ये पेप्टाइड्स का दाव केवल एक मंजिल है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी हाइब्रिड बायोफार्मा क्रांति की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी भर है? अगर ऐसा है तो क्या 12.8 गुना का आज का उच्च मूल्यांकन वास्तव में महंगा है, या भविष्य की एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग की बहुत सस्ती शुरुआत है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इस कंपनी के आगे के सफर पर नजर रखने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।